तो सबने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। तो देखो इधर सभी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? एक बार रिप्लाई करें सभी। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? देखो इधर, अभी ज्वाइन किया है किसी ने? जल्दी से ज्वाइन करो सभी। अस्मिता ज्वाइन कर लिया, ध्रुव सब ने ज्वाइन कर लिया, पीयूष, प्रसा, अंशिका, साहिल। अब इधर ध्यान दो सभी। देखो हम यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा था कि हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, यहाँ पे हम फ्लो देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो मैंने यहाँ पे केवल कैश नहीं लिया, ध्यान रखना, मैंने कैश भी लिया है एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मैंने दोनों की यहाँ पे बात की है। आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने यहां पे बताया आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी 3 एक्टिविटी आती हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीनों का आपका इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ध्यान रखना। तीनों का आपको चेक करना है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको तीनों का इनफ्लो आउटफ्लो चेक करना है। इससे आपको एक डिसीजन लेने में मदद होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको ऑपरेटिंग के बारे में कि अगर ऑपरेटिंग क्या है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका अगर इनफ्लो है तो अच्छी बात है। फिर तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा, क्योंकि आप बिजनेस को और भी बढ़ाओगे आगे, नए फिक्स एसेट खरीदोगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे। और आपने जो कर्जा ले रखा है, चाहे वो आपने बैंक से लिया हो, चाहे वो आपने डिवेंचर इशू किए हो, उसके ऊपर आपको रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप उसको रिडीम करो। जो बैंक से लोन लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आप उसको रीपेड करो। और उसी को हम अच्छी मैनेजमेंट मानते हैं, राइट। लेकिन एक मैनेजमेंट ऐसी भी होती है जिसका इनफ्लो भी है और इसका भी इनफ्लो है। अब इसका इनफ्लो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिवेंचर में, आपने एफडी बनाई है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वहां से डिविडेंड आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे रेंट पे दे दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं इन तीन को छोड़ के कुछ और ही इनफ्लो है, तो वो क्या होगा? या तो आपने सेल किए होंगे फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा होगा। और ये तो बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है या नहीं है? और इसके साथ ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। तो इसमें क्या होगा? आपने इक्विटी शेयर इशू किए, आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने डिवेंचर इशू किए। भाई भागने की तैयारी है क्या? क्या कर रहे हो इतने पैसे का? तो हम इसे सही मैनेजमेंट नहीं मान सकते। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है उस कंपनी के बारे में, पता चलता है उस मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट किस तरीके की मैनेजमेंट है, जो डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा वो ठीक है या गलत है। क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट होगी तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और तभी एक इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होगा। और अगर मैनेजमेंट ही बेकार है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही, उसे खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई ऐसे बिजनेस से दूर रहो। कभी भी ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसका इनफ्लो नहीं है तो फिर समझ जाना, अगर किसी कंपनी के आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, उसका इनफ्लो नहीं है, तो भाई ऐसी कंपनी से दूर रहना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर इनफ्लो नहीं है, बस यही चेक करना है आपको, अगर ये नहीं है तो फिर ऐसे बिजनेस से दूर रहो। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा। इसके बाद फिर हमने आगे चर्चा की थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो आउटफ्लो में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लो आउटफ्लो में क्या आएगा। हमने इसकी भी चर्चा की थी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट कराया था। अब इधर ध्यान दो।
मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो में क्या आएगा आपका, आपने नगद बेचा या फिर आपको कोई रॉयल्टी आ रही है, फीस आ रही है, कमीशन आ रहा है, तो ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आएगा, ध्यान रखना। या फिर आपने उधारी में बेचा है तो आप बिजनेस करोगे या तो नगद बेचोगे या उधारी में बेचोगे। नगद बेचा है फिर तो कैश सेल्स, आपके पास कैश इनफ्लो आ ही गया। और अगर उधारी में बेचा है तो वहां से फिर क्या होगा, फिर आपके पास कैश आ रहा है डेटर्स या ट्रेड रिसीवल्स। ट्रेड रिसीवल्स में आपका डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों का आता है, ध्यान रखना टोटल। इसके बाद इसके आउटफ्लो में क्या आएगा, आपने नगद खरीदा और अगर आपने उधारी में खरीदा है तो आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, राइट। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करोगे आप। ट्रेड पेबल्स में क्या आता है आपका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आप पेमेंट करोगे। यहाँ पे पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, बिजनेस के खर्चे। बिजनेस के खर्चे, मैं बाहर के खर्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस के खर्चों की बात कर रहा हूं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑफिस का खर्चा, आप गुड्स बेच रहे हो उससे रिलेटेड खर्चा, आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उसका खर्चा, आप कोई मशीनरी खराब हो गई उसकी रिपेयर करा रहे हो उसका खर्चा, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑफिस आपका नहीं है, रेंट पे ले रखा है उसका खर्चा, राइट। तो ये सब आप पेमेंट तो करोगे ना। देखो एग्जांपल भी दिया है मैंने, वेजेस, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर बिजनेस करोगे तो ये खर्चे तो आने ही आने। और ध्यान रखना जब ये खर्चे होंगे तो आपको इनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। और पेमेंट कब कर पाओगे, जब आपके पास कैश इनफ्लो होगा। अगर आपके पास बिजनेस का इनफ्लो नहीं है तो कहां से पेमेंट करोगे। तो ऐसे में एक अच्छा जो बिजनेस जो प्रॉफिट में है वो भी आपको उस बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बात हुई सर, अच्छा प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा मार्केट से। आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, नगद बना रहे हो, बेच रहे हो, नगद खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नगद पेमेंट कर रहे हो, लेकिन जो आप बेच रहे हो वहां से तो पैसा ही नहीं आ रहा आपके पास। तो बताइए क्या करोगे फिर, आप कब तक अपने खर्चों को पे करोगे, कब तक रॉ मटेरियल खरीदोगे आप बताइए। तो फाइनली तो आपको बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के चलना है इसे। इसके बाद आपका पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो ये भी आपका कैश आउटफ्लो होगा, ध्यान रखना। आप बिजनेस कर रहे हो तो इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना आपको, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में। अब इसमें क्या होगा, आपने क्या किया, सेल किया किसको, फिक्स एसेट को। पहले ही बताया था, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो में लिख रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट, भाई साहब दूर रहो ऐसी कंपनी से। अरे जो अपने फिक्स एसेट को बेच रही है, जो यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच रही है, क्यों बेच रही है, क्योंकि उसके बिजनेस का इनफ्लो नहीं होगा खर्चों को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ये सब बेचना पड़ रहा है उसको, तो ये इसके इनफ्लो में आएगा, ध्यान रखना। फिक्स एसेट बेचे या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचे। इसके अलावा और क्या आएगा इसके इनफ्लो में, एक तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा डिवेंचर में, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहां से आपको डिविडेंट आ रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वहां से आपको रेंट आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो ये सब आपका इनफ्लो में आएगा, ध्यान रखना, किसके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। आपसे आपके प्रैक्टिकल होंगे ना आगे चल के, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में से काफी सारे क्वेश्चन ध्यान रखना पूछे जाएंगे। जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे ना आपके सर, वो आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, वो कहेंगे बताइए रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे ऑपरेटिंग, काफी सारे बच्चे कहेंगे फाइनेंसिंग, काफी सारे बच्चे कहेंगे इन्वेस्टिंग। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो देखो यहाँ पे रेंट रिसीव पैसा आ रहा है आपके पास, तो सीधी सी बात है इनफ्लो ही होगा, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपने क्या किया, परचेज किए फिक्स एसेट। आप फिक्स एसेट कब खरीदोगे बताइए, जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कहां से आएगा, पैसा तो यहाँ पे या तो आपके पास बिजनेस से पैसा आ रहा है, या फिर आपने कर्जा लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, या इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, फंड रेज किया होगा आपने, है या नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो। आप फिक्स एसेट में क्या आएगा आपका, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है ना।
आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। या फिर आपने क्या किया, परचेज किया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छी बात है। और आपने इनकम टैक्स पे किया इफ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपने टैक्स पे किया। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे दिखा देते हैं उस टैक्स को। लेकिन सोच समझ के जरा देख लेना कि जो टैक्स पे किया है उस टैक्स में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो। अगर ऐसा है तो केवल आपको ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग वाला टैक्स लेना है, बस लेस कर लेना। इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग में दिखाना है, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग में दिखाना है। ठीक है ना। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है बुक्स में, जब क्वेश्चन करोगे ना बुक से, तो वहां पे एक क्वेश्चन में दिया भी है। ध्यान रखना कि वहां पे दिखा रखा है आपका टैक्स पे किया, और उस टैक्स में आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी जुड़ा हुआ है और फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी जुड़ा हुआ है उसी में। इसके बाद ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए उस पर आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, तो वो भी आपका यहाँ पे कैश आउटफ्लो में आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में क्या आएगा। ठीक है ना। तो इसमें आएगा आपका इनफ्लो का मतलब है पैसा आना, कंपनी के पास पैसा आ रहा है। कब आएगा, जब कंपनी इशू करेगी इक्विटी शेयर्स, जब कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स, जब कंपनी यहाँ पे लोन रेज करेगी, चाहे वो लोन लॉन्ग टर्म हो यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया हो, चाहे वो 1 साल के लिए लिया हो यानी कि शॉर्ट टर्म हो, वो आपका कैश इनफ्लो में ही आएगा। इसके बाद है आपका इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस इंक्रीज कर रहा है तो समझ जाना ये भी इनफ्लो। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ईयर ले रहा हूँ 31 मार्च 2024 और यहाँ पे लिया मैंने 31 मार्च 2025 और मैंने लिख दिया यहाँ पे बैंक ओडी। बैंक ओडी पहले कितना था ये 50,000, अब कितना आए, अब हो गया आपका ये 80,000। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ। क्या मैं कह सकता हूं आपने यहां पे और भी कर्जा लिया है शॉर्ट टर्म, बोलो हाँ है ना, राइट। देख सकते हो यहां पे आपने 30,000, देखो यहां पे आपने 30,000 और लिया है। जो बैंक ओडी की जो लिमिट थी ना आपकी, पहले आपने बैंक ओडी यूज किया था 50,000, अब 80,000, तो 30,000 और इनफ्लो हो गया आपके पास, ध्यान रखना। तो वही दे रखा है यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और या फिर कैश क्रेडिट। तो ये क्या है आपका कैश इनफ्लो, ध्यान रखना, क्योंकि आपके बैंक में तो पैसा आ रहा है ना, आपने बैंक ओडी को यूज किया है। इसके बाद है आपका कैश आउटफ्लो। इसमें क्या आएगा, तो एक तो इसमें आएगा आपका बाई बैक करोगे आप इक्विटी शेयर्स का। सर बाई बैक क्या होता है, आपके पास 51% की होल्डिंग है तो कंट्रोल आपका रहता है, मैनेजमेंट आपकी रहती है कंपनी में। अब आप उसे बढ़ाना चाहते हो क्योंकि 51% की होल्डिंग आपके पास है, तो बाकी 49% की किसके पास है, पब्लिक के पास होगी, किसी इंस्टीट्यूशन के पास होगी। तो आप क्या करोगे, आप इसे 51% से आप इसे 60% करना चाह रहे हो, 60 करना चाह रहे हो आप, तो क्या करोगे, आपको इनसे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। उसी को कहते हैं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि ये कंपनी एचसीएल कंपनी अपना बाई बैक कर रही है, अपना बाई बैक लेके आ रही है। तो लोग बार क्या करते हैं, जिनको पता रहता है कि भाई कंपनी बाई बैक करती है, तो वो क्या करते हैं, लोग बार दूसरे लोगों से शेयर्स खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन कंपनी बाई बैक करेगी उस दिन मार्केट से ज़्यादा प्राइस मिलने वाला है। मान लेते हैं मार्केट में 100 रुपये का चल रहा है, तो कंपनी कहेगी जिसको भी देना है 150 में दे दो अपना शेयर। बताइए, तो आपको पता था बाई बैक के बारे में, तो आपने क्या किया, आपने 100 रुपये पे ही दूसरे लोगों से शेयर्स खरीद के रख लिए, क्योंकि आपको पता है हम इसे कंपनी को 150 में बेच देंगे। तो ये आपका बाई बैक होता है। तो जब बाई बैक करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कंपनी को पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई, जिससे शेयर्स खरीदेगी। अब मान लेते हैं उस कंपनी का शेयर्स आपके पास भी है, तो आप तभी तो अपना शेयर्स बेचोगे जब कंपनी आपको पैसा देगी। तो पैसा देगी तो कंपनी के लिए तो आउटफ्लो हो गया ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। या फिर क्या होगा, यहाँ पे रिडेम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स का, वापस कर रही है उनका पैसा, या फिर रिडेम्पशन कर रही है डिबेंचर का, कर्जा लिया था
कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर इशू किए, पब्लिक में कर्जा ले लिया पब्लिक से, अब रेगुलर उनको इंटरेस्ट दे रही है। अब कंपनी को लगता है कि भाई हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस से अच्छा पैसा आ रहा है, अब क्यों हम इंटरेस्ट दें, चलो जिनसे पैसा लिया है उनका पैसा वापस कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं यहाँ पे रिडेम्पशन करना डिवेंचर्स का। या फिर क्या करेगी, बैंक से भी कर्जा लिया था कंपनी ने, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो, तो उसका पैसा वापस करेगी कंपनी। तो ये क्या कहलाता है आपका, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक से लोन लिया है जो। इसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये सब मैं चर्चा अभी आगे करूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जब कंपनी ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड आपको पे करती है तो कहलाता है आपका इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में और इसमें फर्क है। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, हमने पूरे साल बिजनेस कर लिया, 31 मार्च आ गई, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बार ना हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है ना। तो अभी डिविडेंड दिया तो नहीं है ना, अभी डिविडेंड दिया नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, कंपनी की ऑडिट होती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ऑडिट होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होती है कंपनी की, जिसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम होती है, तो उसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है ना। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तब जाके हम डिविडेंड देते हैं। तो ये बताइए अप्रूवल किस साल में मिलेगा, करंट ईयर में, और किस साल का, प्रीवियस ईयर का। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का, लेकिन प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, ध्यान रखना, राइट। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी आगे, अभी थोड़ा सा बता के चल रहे हैं आपको। इसके बाद है यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। आपने जब कर्जा लिया था बैंक से, चाहे वो लॉन्ग टर्म लिया हो या शॉर्ट टर्म लिया हो, एक साल से ज्यादा के लिए लिया हो या एक साल से कम के लिए लिया हो, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, कंपनी को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट क्या है, आउटफ्लो, किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसके बाद है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी या कैश क्रेडिट। बैंक ओडी वही है जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि पहले तो आपने 50,000 यूज कर रखा था बैंक ओडी, अब आपने और यूज कर लिया 30,000 ज़्यादा, 80,000 हो गया, तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना बैंक को। पहले 50 पे दे रहे थे, अब 80,000 पे इंटरेस्ट दोगे आप, तो कंपनी के लिए क्या है, ये आउटफ्लो हुआ ना इंटरेस्ट। इसके बाद क्या है यहाँ पे, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी, तो ये क्या है आपका, ये भी आउटफ्लो है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। मैंने कहा ये है यहाँ पे 31 मार्च 24 और ये आपका 31 मार्च 25। यहाँ पे जो आपका बैंक ओडी है वो कितना है, यहाँ पे आपका 60,000 और यहाँ पे रह गए आपका 20,000। आप सोचो बैंक ओडी क्या है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको गुड्स खरीदने हैं, पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंक दे रही है ना आपको, आपकी लिमिट, आपको लिमिट दे रखी है बैंक ने, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपने पहले बैंक ओडी की जो लिमिट यूज कर रखी थी 60,000, अब वो 20,000 रह गई है बस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 40,000 बैंक का वापस कर दिया, आपने 40,000 रुपीज बैंक का वापस कर दिया। तो ये क्या है आपका, आउटफ्लो हुआ नहीं हुआ, कंपनी से पैसा गया नहीं गया, गया पैसा कंपनी से, राइट। तो ये कहलाएगा आपका डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी या कैश क्रेडिट। इसके बाद है आपका इनकम टैक्स पेड इफ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तो दोबारा से रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, आपने इनकम टैक्स पे किया, यहां पे लिखा होगा इनकम टैक्स पेड, ठीक है ना। इनकम टैक्स पे किया आपने, कितना मान लेते हैं 80,000 का। अब इस 80,000 में जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ध्यान रखना, राइट, वो है इसमें कितना मान लेते हैं 10,000। और जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो आपका 20,000 टैक्स। तो जब आप यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ध्यान रखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहां पे जो आप टैक्स पे लोगे ना, टैक्स पेड, टैक्स पेड में कितना दिखाओगे आप, तो इस 80 में से ये वाला और ये वाला लेस कर लेना, 30,000 लेस कर लेना,
वहां पे आपको 50,000 दिखाना, ध्यान रखना। कहीं आप 50 के बजाय अगर आपने 80,000 दिखा दिया ना यहाँ पे कि सर इनकम टैक्स पेड, यहाँ पे 80,000, यहाँ पे भी 80 ले लिया आपने टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि जो टैक्स पे किया है उसमें कितना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, कितना आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो आप इसमें से लेस कर लेना, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको क्लियर करा के चल रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना रहे। तो अभी के लिए बताइए, एक बार क्लियर हुआ इतना? रिप्लाई करें सारे बच्चे। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करें। अस्मिता, पीयूष, प्रसा, अंशिका, साहिल, ध्रुव, एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा अभी, मैं वेट कर रहा हूं, रिप्लाई करें जल्दी से। रिप्लाई करें जल्दी से, क्लियर हुआ इतना? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। वेरी गुड, यस सर समझ आ गया। तो देखो अस्मिता ने भेजा है सर समझ आ गया, वेरी गुड। तो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो भी हमने आज की क्लास में किया ना इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, वो कर लेते हैं यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। लिखो एक एग्जाम्पल। तो सारे बच्चे एक एग्जाम्पल लिखो, बताना मेरे को। चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बताना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये, आपको ये बताना। और इनफ्लो है आउटफ्लो ये भी बताना है आपको। क्लियर है? ये भी बताना है आपको। देखो यहां पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? यहां पे बुक वैल्यू है यहाँ पे ₹60,000 और बेचा कितने में? एट ए लॉस ऑफ, एट ए लॉस ऑफ ₹10,000। तो आप बताइए पहले तो यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल किया है फिक्स एसेट को, बताइए कौन सी एक्टिविटी है ये बताइए पहले तो। एक तो मुझे आपको एक्टिविटी का बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है, और आपको ये भी बताना है कि ये इनफ्लो या आउटफ्लो है, और आपको फ्लो भी बताना है। बताइए यहाँ पे फिक्स एसेट आपने सेल किए, तो फिक्स एसेट बेचा, तो ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या है आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ध्यान रखना। और फ्लो कौन सा होगा? ये आपने बेचा है तो बताइए कितना पैसा आया होगा आपके पास। आपके पास 60,000 बुक वैल्यू है और आपने 10,000 के लॉस पे बेचा है, तो आपके पास कितना आया होगा? यहाँ पे 50,000 रुपीज आया होगा आपके पास। कितना आया होगा? 50,000। तो ये 50,000 कौन सा फ्लो है? ये इनफ्लो है, ध्यान रखना। ये इनफ्लो है ₹50,000। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। बताना आप क्या करोगे यहाँ पे, ये क्या है? परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो आपने देखो स्टॉक इन्वेंट्री परचेज किया है आपने, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। और जब आपने परचेज किया है तो ये क्या होगा?
आउटफ्लो है क्योंकि पैसा जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये देखना है कि इनफ्लो है, इनफ्लो मीन्स पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मीन्स पैसा जा रहा है। और कौन सी एक्टिविटी है ये भी बता के चलना है। तो ये क्या है, इन्वेंट्री, आप बिजनेस कर रहे हो तो इन्वेंट्री खरीदोगे बेचोगे आप, तो इन्वेंट्री आपने परचेज की है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई है आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओए, राइट, ओए। और फ्लो कौन सा होगा यहाँ पे बताइए, आउटफ्लो। फ्लो कौन सा होगा, आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट, ध्यान से जवाब देना है आपको, इसमें क्या होगा, अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स। बताइए ये क्या होगा आपका, बताइए। पहले तो ये बताइए यहां पे आपने क्या किया, परचेज किया है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज किया है आपने। तो आप ये बताइए कौन सी एक्टिविटी है आपने फिक्स एसेट परचेज किया, क्या मैं कह सकता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप फ्लो भी बताइए यहां पे कौन सा फ्लो है, मैं कहूंगा कोई फ्लो नहीं है, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। क्यों, आप ये बताइए क्या कंपनी के पास से पैसा गया है, आपने यहां पे फिक्स एसेट खरीदा है, क्या कंपनी के पास से पैसा गया है, बताइए मुझे। नो, क्यों नहीं, क्योंकि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अरे कंपनी ने शेयर्स दिए हैं भाई, शेयर्स के बदले फिक्स एसेट खरीदा है, तो पैसा तो कंपनी के पास से गया ही नहीं, तो फिर कहां से ये फ्लो हो गया आपका, तो इसलिए यहां पे नो फ्लो आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका, नो फ्लो, ठीक है ना। और एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने फिक्स एसेट को परचेज किया है। तो इस ध्यान से समझ के चलने, आपको इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आप बताइए यहां पे, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, इसे बताइए। कंपनी ने क्या किया है, इशू किए हैं फुली पेड बोनस शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, तो क्या यहां पे कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बताइए। बताइए यहां पे क्या कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बोनस शेयर होता क्या है बताइए, बताइए यहां पे बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे देती है। आपको ये तो पता है कि कंपनी जब बिजनेस करती है तो प्रॉफिट भी कमाती है। अब उस प्रॉफिट को ऐसा तो है नहीं सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट दिया, कुछ प्रॉफिट अपने पास बचा के भी रखती है, उसी में से शेयर्स दे रही है, जो बचा के रखा हुआ है ना प्रॉफिट, उसी में से ही, उसी पैसे से शेयर होल्डर को शेयर्स दे रही है फ्री में, पैसा नहीं ले रही शेयर होल्डर से, फ्री में शेयर्स दे रही है। तो कंपनी के पास तो पैसा आया ही नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना ये आपका नो फ्लो होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होगा यहां पे, नो फ्लो होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज। अब इशू किए हैं शेयर्स, तो आपको बताया कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन फ्लो नो होगा क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं कंपनी के पास। आगे चलते हैं इसके बाद, तो ये ध्यान में रखना है आपको कैसे करेंगे यहां पे। अब मैं ये कहता हूं आपसे, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, 5वां एग्जाम्पल है, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या बताइए आप, ये कौन सा फ्लो है, आपने करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे, बताइए कौन सा फ्लो है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेल किया है तो पैसा आया है कंपनी के पास, है या नहीं है, पैसा आया है कंपनी के पास, फिर तो ये इनफ्लो हो गया, फिर तो ये इनफ्लो हो गया ना। लेकिन मैं ये कहूंगा ये भी आपका नो फ्लो है, ध्यान रखना। चाहे कंपनी करंट इन्वेस्टमेंट सेल करे, क्यों, वजह क्या है इसकी, देखो इसकी वजह क्या है अच्छे से समझना है। आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में सुना है,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है आपका, कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ड्राफ्ट, आपका करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ध्यान रखना। अब आपके पास से कैश चला गया और कैश इक्विवेलेंट खरीदा आपने कोई, मान लेते हैं आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी है। किससे खरीदी आपने, कैश से। कैश चला गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास आ गई, तो फिर क्या है, ये भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अरे मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कैश इक्विवेलेंट। आप इसे 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां पे फिर नो फ्लो माना जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि वो वही हुआ ना, आपके पास से पैसा गया और आपके पास एक कैश इक्विवेलेंट आ गया, जिसे आप जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहां पे इसे नो फ्लो माना जाएगा, ध्यान रखना ये। और भी देखो यहां पे इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। किस तरीके से आपसे कई तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। तो अच्छे से आपको जवाब देना है। तो ये सब ना आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ये सब मैं अभी नोट कराऊंगा आपको आगे, ये सब करेंगे हम आगे। ये सब करेंगे हम अभी आगे। ये नोट कर लो आप, कैश एंड कैश, इसमें क्या आएगा, इसे नोट कर लो थोड़ा सा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स include the following। क्या क्या आएगा इसमें आपका, इसमें आएगा आपका कैश इन हैंड, इसमें आएगा आपका कैश एट बैंक, इसमें आएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, इसमें आएगा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और आप इसे कह सकते हो यहां पे मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसमें आएगा आपके पास चेक एंड ड्राफ्ट, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। ये तो ये सब आएगा आपके पास, ध्यान रखना। अब देखो ये आपका कैश है, ये आपका कैश है, लेकिन ये सब क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना, कैश इक्विवेलेंट है। तो अगर आपने इस कैश से करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आपके यहां से कैश चला गया, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस हो गया, बात तो वही रही, ना आया कुछ ना गया, इसलिए हम कहते हैं नो फ्लो, ध्यान रखना। आपने क्या किया, चेक से पेमेंट किया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी, तो बैंक से तो पैसा चला गया ये लो, और आपके पास क्या आ गई, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गई, तो अभी भी आपका नो फ्लो है। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, आप इसे जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इक्विवेलेंट में वो करंट इन्वेस्टमेंट आएंगी, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगी जिनको आप 3 महीने से कम टाइम में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब चाहे तब, तो वो आपका
कैश इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना। तो ऐसे में ध्यान रखना, अगर आपने कैश से करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे तो भी आपका नो फ्लो, आपने चेक से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदे या चेक से इस तरीके से, तो ये आपका ध्यान रखना नो फ्लो माना जाएगा। ध्यान रखना ये, कहीं आप कह दें कि सर हमने चेक से पेमेंट कर दिया, करंट इन्वेस्टमेंट खरीदें, तो हमारा तो पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया, गलती कर दी आपने। क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें कैश और कैश के इक्विवेलेंट को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान, जब मैं कराऊंगा आगे अभी देखना तब, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये चीज आप। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, देखो ये वाला, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अब आपने करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो आपके पास से क्या हुआ, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ से चले गई आपके पास से, ये लो, और आपके पास क्या होगा, पैसा आ गया आपके पास, ये लो। तो एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तब भी आपका नो फ्लो कहलाएगा यहाँ पे, तब भी आपका नो फ्लो कहलाएगा। ध्यान रखना, इसे नोट कर लो आप एक बार। इसे नोट कर लेना आप। अच्छा ये और बताएं मेरे को, एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड। तो ये तो यहां पे आपको हिंट मिल ही रही है कि आपने डिविडेंड पे किया है, और आप डिविडेंड कहां पे करते हो बताइए, डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पेमेंट किया है किसका, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का। तो ये क्या है आपका, एक तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा आपका, ध्यान रखना, ये किस में आएगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और है क्या ये आपका, आउटफ्लो। आउटफ्लो तब होगा जब कंपनी के पास से पैसा जाएगा, ध्यान रखना, और इनफ्लो कब होगा, जब कंपनी के पास पैसा आएगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया आपका। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हुआ इतना, एक बार रिप्लाई करें। एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे, क्लियर हुआ इतना। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें अभी तक। तो अब आप बुक से क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा एक और बताइए मेरे को, और एग्जांपल लेता हूं मैं, बताना इसमें क्या होगा, और बताना मेरे को इसमें क्या होगा आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, बताइए, चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, बताइए कौन सी एक्टिविटी है, डेप्रीसिएशन किस में आएगा, कौन सी एक्टिविटी में आएगा। डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया मशीनरी पे, और ये भी बताना है इनफ्लो या आउटफ्लो है। पहली बात तो आपको पता है कि डेप्रीसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस की कॉस्ट होगी ना। आप मशीनरी यूज करते हो, प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और मशीनरी किस में आएगी, आपके बिजनेस में आएगी, राइट, उसी पे ये डेप्रीसिएशन लगा रहे हो, तो ये तो बिजनेस की कॉस्ट हुई ना। तो ये किस में आएगा आपका डेप्रीसिएशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
लेकिन ये बताइए डेप्रीसिएशन का क्या आप पेमेंट करते हो? कभी आपने एंट्री देखी है? बताइए मुझे, कभी आपने ये एंट्री देखी है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बताइए मुझे, कभी आपने ये एंट्री देखी है? आपने 11th क्लास में भी डेप्रीसिएशन पढ़ा है। क्या सर ने कभी आपको डेप्रीसिएशन टू बैंक कराया? कभी कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि डेप्रीसिएशन का कभी भी पेमेंट नहीं होता। तो जब पेमेंट आया भी नहीं, पेमेंट गया भी नहीं, पहली बात तो ये खर्चा हुआ बिजनेस का, और आपको पता है खर्चे में पेमेंट होता है। लेकिन ये खर्चा ऐसा, ये कॉस्ट ऐसी है बिजनेस की जिसमें आप पेमेंट नहीं करते, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नो फ्लो। इसे क्या कहेंगे? हम नो फ्लो कहेंगे, ध्यान रखना। ना ये इनफ्लो है ना ये आउटफ्लो है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको ये। राइट, ध्यान रखना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, बताना इसमें क्या होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड बताइए क्या है? इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो गया, डिक्लेयर हो गया इंटरिम डिविडेंड देना है, तो क्या होगा फिर ये? तो पहली बात तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है, डिविडेंड दे रहे हो ना, ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, और ये क्या है? आपका आउटफ्लो, ध्यान रखना, आउटफ्लो है। क्यों आउटफ्लो है? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है ना, उसी साल पे कर दिया जाता है, इसीलिए हम इसे आउटफ्लो कह रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर डिक्लेयर हो गया तो फिर तो ये उसी साल पे करना ही करना है। और आपको पता है डिविडेंड देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और है क्या? ये आउटफ्लो है, इसलिए समझ लेना अच्छे से। क्लियर है? ध्यान रखना। बताइए, एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बताना इसमें क्या होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज फॉर कैश एट पार। बताइए क्या होगा ये? रिप्लाई करें सारे बच्चे, सोचें क्या होगा ये। बताइए, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है? कैश इक्विवेलेंट, आपने सेल किया है वो भी कैश में, तो आपके पास कैश आ गया, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी तो चला गया ना, तो ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो नो फ्लो। नो फ्लो हुआ ना, अभी बताया था मैंने आपको। आप मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदो या बेचो, चाहे कैश में चाहे बैंक से चेक से, नो फ्लो होगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये कैश के इक्विवेलेंट है, इसे जब चाहो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान रखना, इसलिए नो फ्लो है। क्योंकि एक तो कैश आपके पास आ गया, दूसरा चला गया, क्योंकि ये भी तो एक कैश ही है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या कैश है एक तरह, आप जब चाहो उसे बेच सकते हो आप, इसलिए इसलिए नो फ्लो हुआ। बात तो वही रही ना, जैसे होता है ना आपके पास, आप बताना, चलो ऐसे समझोगे आप ये बताइए, आपने, ये आपके पास कैश है, ये आपका बैंक है, आपने क्या किया यहाँ पे, आपके पास कैश कितना है? 50,000।
आपके बैंक में कितना है, 1,50,000। अब आपने क्या किया, कैश बैंक में जमा कराया है। अब बताना टोटल कितना है आपके पास, 50 और 150 कितना हो गया, 2 लाख। आपके पास टोटल पैसा कितना है, 2 लाख। अब मुझे ये बताइए आप ध्यान से, आपने 10,000 बैंक में जमा कराया है, तो आपके पास कैश कितना रह गया, 40,000। और बैंक में कितना आ गया अब आपके, बताइए, बैंक में आ गया 10,000, तो अब बैंक में कितना हो गया, 160। तो अभी भी तो वही रहा ना, 2 लाख। अब आप इसको ये कह दोगे सर मैंने कैश बैंक में जमा कराया, सर ये तो आउटफ्लो हो गया, कैश चला गया। अगर आउटफ्लो हो गया तो फिर तो आपके पास जो 2 लाख रुपीज था वो कम होना चाहिए। ये तो अभी भी 2 लाख रुपीज है आपके पास, बताइए कहां से कम हो गया। तो वही तो मैं कह रहा था। तो अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, आप कुछ भी खरीद रहे हो बेच रहे हो तो वो हमेशा नो फ्लो होगा, ध्यान रखना, वो नो फ्लो होगा। आया समझ? आप रिप्लाई करें एक बार, आया समझ सबके अच्छे से, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का? तो आप ऐसा करना, अब आप अपनी बुक से ना सारे क्वेश्चन फिनिश करना इससे रिलेटेड कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे आगे। ये वाला तो मैंने करा दिया आपको, आज की क्लास में हमने यही करना था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में क्या आएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में क्या आएगा। और आपको पता भी होना चाहिए, कहीं ऐसा मत कर देना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो ऑपरेटिंग में डाल दो और इन्वेस्टिंग का आउट उसमें डाल दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दो। तो पता होना चाहिए किसका है, जिसका है वहीं पे आना चाहिए वो। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नोट मैंने कराई दिया था आपको लास्ट क्लास में वो, तो बाकी ना फिर अगली क्लास में। अच्छा मैं ये और बता देता हूँ आपको, कुछ बच्चों को पता नहीं था क्लास के बारे में कि जो यूट्यूब वाली आपकी क्लास होती है ना वो कब होती है। तो उसके लिए जो मैंने डेज रखे हैं ना, देखो यहाँ पे वो रखे हुए हैं आपके फ्राइडे टू मंडे, ध्यान रखना, फ्राइडे टू मंडे रखा हुआ है मैंने। यानी कि फ्राइडे भी होगी और आपकी सैटरडे भी होगी और आपकी संडे भी होगी और आपकी मंडे भी होगी। तो रेगुलर 4 डेज आपकी क्लास होगी जो रिवीजन क्लास आपकी चल रही है, और उसे सारे बच्चे ज्वाइन करें ताकि 40 डेज में ना आपके तीनों वॉल्यूम आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तभी रिवीजन क्लास अच्छी लगेगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब किसी बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा अकाउंट्स को, वो कहे कि मैं 40 डेज में रिवीजन कर लेता हूँ बस हो गया काम, ऐसा नहीं है, उसके समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेज हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे, और टाइम आपको पता ही है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का तो बताइए, डाउट है किसी का, रिप्लाई करें या नहीं है। डाउट है किसी बच्चे का, बताएं एक बार। अस्मिता कोई डाउट आज की क्लास में हमने जो भी किया है, प्रसाद, साहिल, ध्रुव, रिप्लाई करें सारे बच्चे। नहीं है? नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया, ओके।